नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बैंकिंग मैट्रिक्स में। LICW एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रखा है, तो उसके लिए हमने एक ये सीरीज़ स्टार्ट करी है इंश्योरेंस अवेयरनेस की। तो इसमें हम IC01 अभी कवर कर रहे हैं। तो 2 लेक्चर्स इससे पहले हम डाल चुके हैं, तो इसको हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। अभी जो हम पढ़ चुके हैं वो आप रिवाइज़ कर लेना, पुराने दोनों लेक्चर्स देख लेना। अब इसमें है हमारे पास कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एग्रीमेंट है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस कर रहा है और जिसकी इंश्योरेंस हो रही है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, मतलब ये कानूनी रूप से बाध्य है दोनों के लिए, अगर ये एग्रीमेंट दोनों कर लेते हैं तो। ठीक है, तो कोई भी एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है और या फिर जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, तो वो चीज़ होने के लिए उसके 7 एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो उसके बेसिकली 7 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है नंबर 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। कि जो इंश्योर्ड है, जिसको इंश्योरेंस लेनी है, उसने बोला कि मेरी गाड़ी है, मुझे डर है कि इसके एक्सीडेंट हो गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो तुम क्या मेरा इसका इंश्योरेंस कर दोगे? सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी बोली हाँ ठीक है हम कर देंगे, मुझे पैसा दो तो मैं कर दूंगी इंश्योरेंस। तो उसने उसकी इंश्योरेंस कर दी। तो दोनों पार्टी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला जो ये जो गेम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला, इसमें दोनों आपस में एक दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है कंसेंसस एडिडम। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए ने एक घर खरीदा बी का। अब ए को लगता है कि वो घर सिटी के अंदर है और बी बोल रहा है कि मेरा घर तो आउटस्कर्ट्स में है। तो इसका मतलब जो दोनों का जो थॉट प्रोसेस है या फिर दोनों का आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों सेम चीज बोल ही नहीं रहे। एक तो बोल रहा है घर शहर के अंदर है, एक बोल रहा है घर मेरे आउटस्कर्ट्स में, शहर के बाहर वाले साइड में है। तो ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं होगा ये। ठीक है, कंसेंसस एड एडम। ठीक है, और इसमें डेफिनेशन में भी ये बोला कि पार्टीज शुड हैव एग्रीड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। दोनों सेम सेंस, मतलब दोनों एक ही बात बोले कि हाँ ये जो घर है ये शहर के अंदर ही है। दोनों एक ही चीज बोले और एक ही टाइम पर दोनों चीजें हों। तीसरा है कंसिडरेशन, कि दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ आपस में मिलेगा फायदा। ए ने बी का घर खरीदा, तो ए को तो घर मिला और बी को क्या मिला? बी को मिला पैसा। तो दोनों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, तभी एक एग्रीमेंट बनेगा, तभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नंबर 4 पे क्या आता है, जैसे कैपेसिटी, कि माइनर या अनसाउंड जो भी माइंड का कोई पर्सन, मतलब कोई 18 से कम का हो या फिर कोई किसी के दिमागी रूप से, कोई मानसिक रूप से जिसकी स्थिति सही ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। ठीक है, फिर आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब कि एग्रीमेंट कोई भी हो वो उस इंसान की खुद की इच्छा से हो, ना कि उसको फोर्सफुली उससे करवाया जाए। ठीक है, तो ये फ्री विल का कंसेप्ट यही है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि कोई भी इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको 1 किलो ड्रग्स दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है, अब आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, मान लो एक बोले कि अगर मैं चांद पर नहीं जा पाया तो तुम मुझे 5,000 रुपये देना। पॉसिबल है चांद पर जाना उसका, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं है। प्रॉमिस उसी चीज का हो जो कि प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो वो पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस वाले केस में आएगी नहीं वो, तो वो होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं हम, इसके आगे चलते हैं। हाँ, अब बेसिकली अब हम देखेंगे इसमें लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका। जो इंश्योरेंस के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो किन किन रूल्स के ऊपर बेसिकली टिके होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम कौन कौन से जो भी पुराने एक्ट है जहाँ से हम उठाते हैं उनको, वो हम इसमें बेसिकली देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मेन होता है वो होता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इंडिया का एक पुराना एक्ट है 1872 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है ये, और इंश्योरेंस खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इंश्योरेंस पे भी बाय डिफॉल्ट ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, दूसरा एक होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब है कि
मान लो आज की डेट में किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, ठीक है, वो आज के 5 साल बाद अगर कोई डिस्प्यूट आता है और उसमें इस डिसीजन का कोई रेफरेंस, इसका कोई उनको हेल्प मिलती है, तो ये डिसीजन उसमें एप्लीकेबल होगा। वो जो 5 साल बाद भी कोर्ट इसका यूज कर सकती है, तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉ, जो कि कलेक्टिव विजडम, जो पुराने समय का जो भी मतलब क्या विजडम मतलब जो ज्ञान है, जो कोर्ट ने जो अपने डिसीजंस के थ्रू जो दिया है लोगों को, वो काम में आता है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा जो एक लॉ होता है, ये एक एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो कि इंश्योरेंस ऑपरेशंस को गवर्न करता है। इंश्योरेंस ऑपरेशंस को गवर्न करने के लिए जो इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया में उसका कौन है, माई बाप कौन है, उसका कौन कंट्रोल करता है, मेन इस एक्ट के थ्रू गवर्न कौन करता है, IRDAI, जो एक खुद एक बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई गई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये एक्ट और भी चीज़ें रेगुलेट करता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को, उनके एजेंट्स को, उनके कोई ब्रोकर हैं या अदर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई हैं, जो सर्वेयर्स हैं उनको, और जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ रूल्स इस एक्ट के अंदर हैं, और वो सारे के सारे इस जो एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं, ठीक है। फिर आता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने और भी बना रखे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करेगी, और कोई एंटिटीज हैं जो इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, वो कैसे काम करेगी। कुछ चीज़ें जैसे कि अगर देखें इसमें क्या क्या कंट्रोल करते हैं ये, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कंपनीज का, कैपिटल की कितनी कैपिटल उनके पास इनिशियली होने चाहिए, 200 करोड़ 500 करोड़ जो भी है वो, ठीक है। फिर एक आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर एक आता है FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आप ले सकते हो। अभी 2025 वाले बजट में 1 फरवरी को कि गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट बढ़ा दी, 74% से 100% कर दी। पहले कितनी थी, 74, पर ये जो 100 करी उसके लिए कंडीशंस है कि उन्हीं कंपनी को 100% अलाउ है जो प्रीमियम का सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। अगर वो प्रीमियम का पैसा किसी और देश में इन्वेस्ट करेगी तो उसके लिए 74% वाला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस ये कौन बताएगा, ये भी इस एक्ट के थ्रू बताएगा कि आप हेल्थ में काम कर रहे हो, आप लाइफ में काम कर रहे हो, या आप जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, ये भी सारा का सारा इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू होता है। इंश्योरेंस एंटिटीज को लाइसेंस देना, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, कहाँ करेंगी, कितना करेंगी, म्यूचुअल फंड्स में करेंगी क्या, या स्टॉक मार्केट में करेगी, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में करेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो इस एक्ट के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। अब कुछ और भी रूल्स हैं जिनके थ्रू ये जो इंश्योरेंस है उसके जो मेजर जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनती है जिसके ऊपर ये गवर्न होता है। सबसे पहले तो आता है इंश्योरेंस एक्ट, ही हम देख चुके हैं 1938 का, इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। IRDAI एक्ट आया जिसके अंडर में IRDAI बनाई गई 1999 का। और दूसरे लॉज कौन से हैं, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए 1872 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमने अभी देखा। एक मरीन इंश्योरेंस एक्ट है 1963 का, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और इसके कुछ चीज़ें इसकी जनरल बाकी जो इंश्योरेंस के जो भी सेक्टर हैं उनमें भी यूज़ होती हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग से एक्ट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग से नहीं है, बट मरीन इंश्योरेंस के लिए है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इनिशियली स्टार्टिंग मतलब कहीं ना कहीं से मरीन इंश्योरेंस से ही चीज़ें स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया था इनिशियली, ठीक है। और इसमें भी नोट में भी यही बताया कि कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं है, और किसी लाइन ऑफ बिजनेस मतलब कि लाइन ऑफ बिजनेस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, उनके लिए अलग से कोई बुक वगैरह कुछ मतलब एक्ट नहीं है, इसी के लिए है ये, ठीक है। और उनके लिए वो कैसे गवर्न होते हैं, जो कॉमन लॉज हमने जो अभी देखे हैं और जो भी ये रूल्स एक्ट्स वगैरह हैं इनके थ्रू होते हैं। फिर एक आता है मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1989, ये सबको पता होगा कि इसके अंदर में हम थर्ड पार्टी तो एटलीस्ट लेते ही लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैंडेटरी है, लेनी ही पड़ेगी आपको। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923, इसके भी कुछ जो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग है वो इसमें चीज़ें कवर होती हैं, इसमें कुछ हम लेते हैं इंश्योरेंस के लिए। कुछ अदर और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे देखते हैं। अब
ये है जैसे लाइबिलिटी फॉर कैरेज ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हम कोई भी गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बाय एयर करेंगे, वाटर करेंगे, ठीक है, रोड करेंगे, बाय रेलवेज करेंगे। तो इसके इन सब में क्या होता है कि रास्ते से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, गाड़ी पलट गई, कुछ कुछ भी होगा तो उस वजह से नुकसान हो सकता है हमारे गुड्स का, तो उसके लिए हम लेते हैं इंश्योरेंस। और वो सारी चीज़ें इन जो इंश्योरेंस लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन जितने भी ये जो एक्ट जो मैं बताऊंगा अभी आपको, ये 4-5 जो एक्ट हैं, इन एक्ट से एक दो पॉइंट उठा लेते हैं, इसलिए ये भी चीज़ें यूज होती हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे? अब आप देख रहे होंगे यार ये 4-5 है, याद कैसे करें? सिंपल है, देखिए। सबसे पुराना कौन सा है? 1925, मतलब सी। सबसे पहले समुद्र में इन्होंने स्टार्ट किया क्या, कि सबसे पहले याद ऐसे रखो कि सब ट्रेड सबसे पहले समुद्र से स्टार्ट हुआ। हमने एक देश से दूसरे देश में भेजते तो समुद्र के थ्रू यूज़ करते। फिर थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, हमने क्या किया कि चलो यार अब समुद्र से तो जाते हैं, अब हवाई जहाज से भी जाते हैं। तो 1972 में ये लेके आ गए गुड्स वाला एक्ट, उसके बाद में ये आया। अब याद कैसे रखोगे? इस वाले दो को तो उठा के रख दिया यहाँ पे, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये। और इन 5 दो को दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो इस केस में मतलब आपको 1925 याद करना है, 1972 पे आप पहुंच जाओगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आप आगे चले, फिर ये हो गया, उसके बाद फिर आया रेलवेज एक्ट ऑफ 1989। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? 7 और 2, 1989 है ना, 91989, 7 से 1 बढ़ाया तो ये यहाँ पे गए तो +1, और इन दोनों को 7 और 2 दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो ये 1989 ये भी याद हो गया कि सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया, हम गए बाय सी, समुद्र से व्यापार शुरू किया हमने। फिर हमें लगा नहीं समुद्र से तो उतना हो नहीं पाएगा, हम तो ऐसा करते हैं एयर से भी शुरू कर देते हैं, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड किया। फिर सोचा कि यार इंटरनेशनल से तो इतना हो लिया, इंटरनेशनल तो खूब कर लिया, अब हम शुरू करते हैं हमारे इंडिया के अंदर भी शुरू करते हैं, हम मेनलैंड में शुरू करते हैं। तो हमने लेके आए, हम रेल लेके आए 89 में। फिर बोला कि रेल से काम नहीं चलेगा, अब ऐसा करते हैं अब इन तीनों को मिला के एक ना बहुत बढ़िया सा बना देते हैं। तो फिर इन्होंने बना दिया मल्टी मॉडल, वो बना दिया 1993 में। तो इस 1993 को कैसे याद करोगे? सिंपल सा है कि 3 तो ये हो गए, सी, एयर और रेल, और इन तीनों के बाद अगला कौन सा आएगा? चौथा। तो प्लस हमने 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ से आगे 4 ऐड करेंगे तो हमें 93 मिल जाएगा, 1993 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सब हो गया। अब उसके बाद में एक बचा हमारे पास, लेटेस्ट एक एक्ट है कि बाय रोड ट्रांसपोर्ट पे भी देख लिए, ये सब करके देख लिया। अब क्या करें? अब रेल से सामान पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन तक, वहाँ से आगे ले जाने के लिए तो ट्रक ही चाहिए, तो ट्रक कैसे जाएंगे? बाय रोड जाएंगे, इसलिए हमने रोड एक्ट 2007 में पास कर दिया। अब इसको कैसे याद करोगे? इसमें देखिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 9 3 27, तो बीच में 2 0 लगा दिए, तो 2007 में हमने ये एक्ट पास कर दिया था रोड वाला। तो सीक्वेंस याद हो गया। सबसे पहले समुद्र से स्टार्ट किया इंटरनेशनल ट्रेड, फिर बोले एयर से भी करते हैं, फिर बोला इंटरनेशनल बहुत हो गया, अब ऐसे करते हैं इंडिया में स्टार्ट करते हैं, तो बाय रेल से स्टार्ट किया। फिर बोले रेल से अब ठीक है, अब तीनों को मिला के एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मल्टी मॉडल का मल्टी मॉडल बना दिया। फिर मल्टी मॉडल से अब बोला कि अब सब हो गया, अब ऐसा करते हैं छोटे छोटे गाँवों तक भी पहुंचाने के लिए हमें सड़कें चाहिए, तो उसके लिए बाय रोड से स्टार्ट कर दिया हमने। ये सब याद हो गया। अब एक होता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, कोई भी अगर हजार्डस गुड्स वगैरह लेके जाते हैं तो उसके लिए भी एक इंश्योरेंस होती है, वो इस एक्ट के थ्रू डिराइव होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी। कंज्यूमर एक ही आता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 कस्टमर्स को एक बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप जाके आपको कोई भी डिस्प्यूट हो गया किसी भी जो रिटेलर वगैरह या जो भी शॉप चलाता है उसके साथ में आपका डिस्प्यूट होगा, तो आप जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर मेंशन है। तो बेसिकली इंश्योरेंस भी तो एक सर्विस ही है सर, अंडर द एक्ट के अंडर में एज ए सर्विस डिफाइंड है, तो उसके लिए भी आपको डिस्प्यूट रेगुलेशन इसमें मिलता है। अब इसमें क्या कुछ कंडीशंस रहती हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना,
ठीक है, तो उस लेवल पे आपको 1 करोड़ तक की कंप्लेन आपको उसमें सुनी जाएगी। स्टेट लेवल पे है तो 1 करोड़ से 10 करोड़ की। अब अगर कोई कंप्लेन ऐसी है कि 10 करोड़ से ज़्यादा की है और स्टेट के अगेंस्ट में, मान लो 1 से 10 करोड़ में हुआ और उस पर्सन ने अपील कर दी कि स्टेट के अगेंस्ट में मुझे स्टेट का फैसला मैं नहीं मानता, तो फिर वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो 10 करोड़ से कोई भी ऊपर की कंप्लेन होगी वो, या फिर जो ऑर्डर अगेंस्ट स्टेट कमीशन के थ्रू हैं, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट है, वो जाएंगे इसके अंदर नेशनल कमीशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब एक आता है रेरा, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है ना, इसके अंडर में 2015 में पास हुआ। इसमें जो भी डेवलपर्स वगैरह जो बिल्डिंग्स या सोसाइटीज वगैरह बनाते हैं उनको बेसिकली इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो उनको लेनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट 2013, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर एक ये लेके आ गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। ये थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस कंपनी को, इसको ऐसे याद रखो कि इंश्योरेंस कंपनियां कोई अगर मानसिक रूप से परेशान है या फिर कोई दिमागी रूप से सही नहीं है, तो उनको क्या करती थी इंश्योरेंस कंपनी, पहले इंश्योरेंस नहीं देती थी। फिर गवर्नमेंट ने बोला ये एक्ट पास करके कि नहीं, कोई भी अगर मेंटल इलनेस है किसी को तो उसको भी सेम इंश्योरेंस आपको देनी पड़ेगी जैसे कि आप देते हो अपने फिजिकल इलनेस के थ्रू। मतलब किसी का हाथ पैर टूटने पर जो वैसे इंश्योरेंस मिलती है, वैसे सेम दिमागी रूप से जो सही नहीं है उसको भी सेम मिलेगी। ठीक है, फिर एक आता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। ये क्या होता है, मान लो इंश्योरेंस के में जो इंश्योर्ड है, मतलब जो पर्सन है इंश्योर्ड, एंड इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस दी है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए बेसिकली ये आर्बिट्रेटर, एक जो बीच में मध्यस्थता करना होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब कि एक कोई पर्सन होगा, वो आगे इन दोनों के बीच में सुलह करवाएगा कि देखो भाइयों, लड़ो मत, इस चीज़ का ये समाधान है, ऐसे ऐसे कर लो, तुम इसको थोड़े कम ज़्यादा पैसे देके सेटलमेंट कर लो। तो वो सब चीज़ें इस एक्ट के थ्रू डिराइव होती हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। एक टर्म यूज होती है इंश्योरेंस के केस में कि बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी ए पर्सन ने कार इंश्योरेंस ली और उसकी कार का हो गया एक्सीडेंट, और अब उसने जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे इंश्योरेंस दो। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बोलेगी जी अप्रूव करो कि इंश्योरेंस हम आपको दे तो देंगे, पर आप प्रूव करके बताओ कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही हुआ है। तो इसका मतलब यही होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ की इंश्योर्ड जो कस्टमर है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी को जो लॉस हुआ है ना, वो उसकी पॉलिसी के अंडर में कवर था। जो पॉलिसी ली थी उस पॉलिसी के अंडर में जो भी पेरिल था कि उसने एक्सीडेंट से लिया, मान लो फैक्ट्री है तो उसने आग से कवर करी है, तो वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी इस वजह से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, इस वजह से मेरी फैक्ट्री का नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस में कवर करी थी उससे, तो आप मुझे पैसा दो। ठीक है, अच्छा, अगर नेम्ड पेरिल है कि फायर इंश्योरेंस है, तो फायर आपको आप प्रूव कर दो कि फायर हुई है, फायर की वजह से आग लगी, आग लगने से मेरे फैक्ट्री में नुकसान हुआ है, तो आपको पैसा मिल जाएगा। पर आपको ये प्रूव नहीं करना कि अगर वो पूछे आपको कि आग कैसे लगी, वो बताओ, आग लगने का कारण आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप वो नहीं बताओगे। आप सिर्फ बताओगे जी आग लगी है, आग से मेरा नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी है, वो कैसे हुआ, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, वो आप नहीं बताओगे, उसके लिए आप मतलब बाउंड नहीं हो आप बताने के लिए। अच्छा, अगर पॉलिसी ऑल रिस्क कवर करती है, मतलब कि कुछ पेरिल, सारे पेरिल इसने कवर कर दिए, कुछ उसने एक्सक्लूड कर दिया, कि जैसे इसमें फायर इंक्लूड नहीं करेंगे और फ्लड इंक्लूड नहीं करेंगे, तो और अगर आपकी उस चीज़ का, किसी चीज़ का जिसका आपने इंश्योरेंस लिया तो उसका नुकसान हो गया, तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें आग लगने से और पानी घुसने से, मतलब फ्लड आने से नुकसान नहीं हुआ है। उसके अलावा कुछ मर्जी हो, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कवर है ही उसमें, तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर इंश्योरर को लगता है, वो आपसे एग्री नहीं होता, तो वो ये प्रूव कर दे कि आप, जैसे आपने बोला मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो आपकी बात से सहमत नहीं करता, एग्री नहीं होता, तो वो ये प्रूव कर दे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी और कारण से टूटी है आपकी गाड़ी, तो वो ये प्रूव कर दे। तो ये होता है बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये जनरली उसके ऊपर ही होता है, इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर, कि जिसने इंश्योरेंस ली है।
कि वही जाके बताएगा इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी फैक्ट्री में आग लग गया। कंपनी वाले बाय डिफॉल्ट आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें यूज होती है इंश्योरेंस में, अंडरराइटिंग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इंश्योरेंस मार्केट में छोटी सी कहानी समझिए। जैसे हम जानते भी हैं सब लोग, इंश्योरेंस मार्केट में कस्टमर बोलता है कि मुझे मेरा रिस्क ट्रांसफर करना है इंश्योरर को, पर इंश्योरेंस के पास क्या होता है, इंश्योरर को सारी की सारी तो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। जो जितने भी इंश्योरेंस के लिए उसके पास ऑफर आएंगे, मान लो 100 लोगों ने बोला कि मुझे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दो, मेरी फैक्ट्री का कर दो, मेरे घर का कर दो, मेरे बिजनेस का कर दो, तो वो सबका तो इंश्योरेंस नहीं करेंगी। वो उसमें से कुछ रिस्क फाइंड आउट करेंगे या लॉस प्रोबेबिलिटी देखेंगे, किस में ज़्यादा लॉस है हो सकता है, किस में कम हो सकता है। तो जिसमें कम लॉस होने के चांस होंगे उसकी वो इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, सेलेक्टिंग एंड अज्यूमिंग रिस्क इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। अब इसको आप ही समझिए। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि रिस्क क्या क्या है। ठीक है, नंबर 1 स्टेप। उसके बाद मैं देखूंगा उनको एक्सेप्ट करना है, मतलब यस और नो। ठीक है, 2 नंबर मैंने देखा, उनको एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। फिर नंबर 3 पे मेरे पास आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रीमियम, ये मेरी होगी नंबर 3। ठीक है, इसको तो बोलते हैं इवेल्युएशन, कि जितने भी रिस्क हैं, जो जो चीजें, वो सब मैंने इवेल्युएट कर ली। ये हो गया मेरा सिलेक्शन कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा। फिर ये जो नंबर 3 पे जो हमने लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होगा कि मैंने अज्यूम कर लिया रिस्क को, मैंने इस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पे, इतने प्रीमियम पे जो इंश्योरर है उसने रिस्क को अज्यूम कर लिया, उसने उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो और जब रिस्क व्हेन अंडर रिटन, मतलब इस पूरी प्रोसेस को, ये जो हम तीनों स्टेप के थ्रू गए हैं, इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। और जब रिस्क है उसको हमने अंडर रिटन कर लिया, मतलब अंडर रिटन का मतलब मान लो दोनों ने पेन पेपर उठाया, दोनों ने अपनी टर्म्स कंडीशन लिखी, दोनों ने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अंडर रिटन हो गया। और रिस्क जब अंडर रिटन हो जाता है तो बेसिकली एक पोटेंशियल लाइबिलिटी बन जाती है, किसके ऊपर, इंश्योरर के ऊपर। तो इसके लिए इंश्योरर को जो इंश्योरेंस दे रहा है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ वही इंश्योरेंस कर दे उठा के जिसमें उसका नुकसान हो जाए। ठीक है। 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, अजम्पशन। हम अभी पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। और ये अंडरराइटर होता कौन है, बेसिकली ये प्रोफेशनल होता है जो ये तीनों, जो ऊपर हमने जो टास्क पढ़े, तीनों टास्क करके हमें देता है। ये बेसिकली ये कवरेज डिसाइड करता है कि कितना कवर करेंगे और किस रेट पर कवर करेंगे, और उस रिस्क को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो उसको बोल देते हैं अंडरराइटर। ठीक है। अब इवेल्युएशन मैंने आपको पहले भी बताया, इवेल्युएशन अभी पिछली स्लाइड में, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड इट्स फीचर्स। बेसिकली कोई भी रिस्क है, मान लो किसी, ये फैक्ट्री है, मेरी इस फैक्ट्री को 5 तरह के रिस्क हैं, तो मैं इन 5 की सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि किस लेवल के रिस्क हैं, उन रिस्क को कौन कौन से हजार्ड है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन रिस्क को, जो उन पेरिल को बढ़ा सकती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है। तो वो सारी मैं कैलकुलेट करके, मैं एक मेरी, मान लो मैं सारे डॉक्यूमेंट नोट करके, मेरे इनमें 5 पॉइंट बने, मैं 5 पॉइंट बना के इसमें ले गया। ठीक है। अब हाँ, बेसिकली इवेल्युएशन एक टास्क होता है, इंश्योरर को करना पड़ता है बिफोर डिसाइडिंग कि रिस्क को एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन करे। ठीक है। और इवेल्युएशन से ही जो इंश्योरर है उसको पता लगता है कि किसी भी रिस्क को एक्सेप्ट करें या ना करें, कि वो अच्छा है तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर अच्छा नहीं है देन वी कैन डिक्लाइन इट, तो वो डिसाइड उसी से कर पाएगा। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिएगी किसी भी रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, वो डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू पे,
अगर मान लो 10,000 की इंश्योरेंस ही है, टोटल 1 लाख का सम इंश्योर्ड हम उसको कर रहे हैं और 2-4 हज़ार रुपये हम प्रीमियम ले रहे हैं, तो हम ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। हम उसको बोलेंगे भैया ये फॉर्म है, भर के दे दो। बाकी हम हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जो हमें पता है कि उसके फैक्ट्री के आसपास जोन कौन सा है, भूकंप का जोन, ठीक है भूकंप नहीं आता। वाटर बॉडीज़, मान लो वाटर बॉडीज़ कोई है ही नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होंगी। हम उसको बोलेंगे आप ये फॉर्म और भर दो, हम उसकी इंश्योरेंस कर देंगे। और इसके लिए जनरली क्या करते हैं कि हमने चीज़ें ऑटोमेट भी कर रखी कि बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाती हैं। फिर आता है लार्ज रिस्क, हाई वैल्यू रिस्क। इसमें हमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। मान लो 500 करोड़ की कंपनी हमने इंश्योरेंस कर दी, तो इस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। इंश्योरेंस कंपनी को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा अगर लॉस हो गया तो इसके इवैल्यूएशन के लिए वो क्या करते हैं, रिस्क इंस्पेक्टर्स भी भेजते हैं जो जाकर रिस्क का इंस्पेक्शन करते हैं। और जनरली कंपनीज क्या करते हैं, जो लार्ज रिस्क होते हैं ना, उनके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वापस इंश्योरेंस ले लेती है। बेसिकली इसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं, कि इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपना इंश्योरेंस करवा लिया, तो उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। और ये बेसिकली लार्ज जो रिस्क होते हैं उनके लिए करवाती हैं वो। और अगर री इंश्योरेंस उनको लेनी होगी तो री इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है वो और ज़्यादा डिटेल में मांगती है, इसलिए वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनसे मांगते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था सिलेक्शन। अच्छा, अभी उसने क्या किया, अभी उसने रिस्क को नोट डाउन कर लिया, यही तो हुआ। उसने वो पेन पेपर लेके आया था, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट नोट करके ले गया। अब वो जाएगा, घर बैठेगा और ये देखेगा कि यार सेलेक्ट करें इस रिस्क को या ना करें। ठीक है। अंडरराइटर द सेलेक्ट्स रिस्क फ्रॉम दोज दैट आर ऑफर्ड फॉर इंश्योरेंस। अब मान लो किसी इंसान ने, मतलब कोई एजेंट वगैरह कोई था, उसने 5-7 ऐसे पेज इकट्ठे करे, दिन में 5-7 प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन किया और ले जाके शाम को उसने इंश्योरेंस उसको दे दिया अंडरराइटर को। अब वो बैठेगा, सोचेगा यार करें ना करें, चाय पी रहा है और बैठा सोच रहा है कि इसको करें कि नहीं करें। ठीक है, ये उसका काम होगा सिलेक्शन का। वो बैठ कर सिलेक्ट करेगा किस रिस्क को एक्सेप्ट करना, किसको नहीं करना। अब एक चीज़ ये समझिए, एनी सिलेक्शन में, कोई भी सिलेक्शन है उसमें बाय डिफॉल्ट रिजेक्शन होता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ सिलेक्शन, पर इसमें सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन भी तो होते हैं इसमें। जो इंश्योरेंस के जो ऑफर आते हैं उनको रिजेक्ट भी करते हैं वो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें होता ही है। और इंश्योरर को है ना रिस्क का सिलेक्शन करना पड़ता है बहुत सारे ये फैक्टर्स को ध्यान में रख के। ठीक है, जो जो चीज़ें उसके पास आती हैं उन चीज़ों के हिसाब से उसको मतलब इवेल्युएट करके रिस्क को सेलेक्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है। कई बार ये भी होता है कि जो अंडरराइटर है उसका टाइम उतना नहीं हो पाता कि वो जाके रिसर्च करे पूरी प्रॉपर रिस्क की और उसके फीचर्स के बारे में वो देखे, तो इसलिए उनको जो चीज़ें इसके पास आई हैं उसके बेसिस पे ही उसको फैसले लेने पड़ते हैं। और बेसिकली अब तो ऐसा हो गया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना इन रिस्क को एक्सेप्ट और सेलेक्ट करने की, मतलब रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने की, वो ऑटोमेटेड कर दी है एल्गोरिथम के थ्रू। तो वो एल्गोरिथम चलते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं कि ये रिस्क है, ये जो हम नहीं करते, कोई भी फॉर्म डालते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें आती है, ड्रॉप डाउन में आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें वो डालते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बता देता है कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। अब बेसिकली रिस्क सिलेक्शन के 2 रूल होने होते हैं। सबसे पहले तो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि मतलब जो अंडरराइटर है उसको ये देखना है कि वो 5-10 ऐसे इंश्योरेंस ना करे, कि मतलब गाड़ी की इंश्योरेंस उसने करी तो 5-10 इंश्योरेंस से उसका काम नहीं चलेगा। उसको कम से कम, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो उसको 1 लाख इंश्योरेंस करेगा तब जाकर उसको काम चलेगा। ठीक है, तो उसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बहुत सारे रिस्क कवर करने पड़ेंगे, उसने बिजनेस की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। और वो भी सेम तरह के रिस्क की, मतलब ये सारे जो 1 लाख मैंने बताया, ये सारे के सारे मान लो सिर्फ कार इंश्योरेंस ही हैं, सब एक जैसी हैं, वही हैं। और उसमें भी उसको बैड बिजनेस अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब 2 चीज़ें हैं इसमें सिंपल सी, कि एक तो बिजनेस की वॉल्यूम बढ़ाए और जो बैड बिजनेस है उसको अवॉइड करे। ठीक है, बैड बिजनेस मतलब जिसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हों। दूसरा कि अब इंश्योरर मार्केट में आया है तो उसको पैसा तो कमाना ही कमाना है, पैसा कमाए बिना उसका काम कैसे चलेगा। पर वो पैसा कमाने में इतना ना हो कि मान लो कोई कंपनी तो 70 रुपये में कोई चीज़ बेच रही है और वो 100 रुपये में बेचता हो, तो इस केस में फिर वो मार्केट से वैसे बाहर हो जाएगा। क्यों? दैट ही हैव टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट फोर्सेस
वेयर पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो मतलब दूसरी कंपनी 70 में बेच रही है ना, तो आप आओ तो आप 65 में बेच दो, 68 में बेच दो, ताकि आप मार्केट में कम्पीट तो कर पाओ। और अगर मान लो आप बिल्कुल ही यूँ आगे कि नहीं मैं तो 50 में बेचूंगा, और आपकी जो कट ऑफ कॉस्ट है, जो मान लो जिसको आप बोलते हैं बर्निंग कॉस्ट, वही 60 रुपये, तो आप तो वैसे बाहर हो जाओगे मार्केट से, आप तो वैसे लॉस खा के बाहर हो जाओगे। तो ये सब ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये ध्यान रखनी जरूरी होती है सिलेक्शन के टाइम में। अब फाइनल स्टेज, हमने रिस्क को इवेल्युएट भी कर दिया, हमने उसको सेलेक्ट भी कर दिया। सेलेक्ट मतलब हमने उसको एक्सेप्ट करा है। इस केस में अगर रिजेक्ट हो गया तो कहानी खत्म हो जाती। हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, जिसको हम बोलते हैं ये एक्सेप्टिंग ऑफ द रिस्क। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे बैठ के कि ये टर्म्स कंडीशंस रहेंगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, और इतना प्रीमियम हम आपको देंगे, और उस प्रीमियम को ऐसे ऐसे करके हम आपको इतने इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। ठीक है। अज्यूमिंग रिस्क इज द फाइनल इरिवोकेबल डिसीजन जो इंश्योरर लेता है दैट बाइंड्स द कंपनी टू अ रिस्क। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बेसिकली ये फिर डिसीजन ये नहीं कि फिर वो मना नहीं कर सकता कि जी मैं तो गलती से मैंने साइन कर दिया था उस दिन, मेरा मतलब वैसे ही कर दिया मैंने हवा हवा में साइन, तो नहीं, उसको मानना पड़ेगा वो। ठीक है। और एक बार अगर रिस्क एक्सेप्ट कर लिया उसने तो वो रिवर्स नहीं होता, डिसीजन डिफिकल्ट होता है। अब बेसिकली जनरली क्या होता है, लार्ज रिस्क होता है ना, उनके अंदर ना कंपनी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द अजम्पशन ऑफ द रिस्क सिग्निफाइज अ पोटेंशियल लाइबिलिटी द कंपनी अंडरटेक्स। अब किसी कंपनी ने मान लो 100 करोड़ की 10 इंश्योरेंस उसने कर दी, तो उसके तो 1000 करोड़ की इंश्योरेंस उसने वैसे ही कर दी, तो ये कितनी बड़ी लाइबिलिटी है। अगर कल को मान लो उन 10 कंपनी में कुछ होगा तो ये कंपनी तो बंद होने के कगार पे आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा, हम किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, रिस्क कितना है, ये सारी इंश्योरेंस को ना पहले से पूरा अंडरस्टैंड, मतलब ये वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं कि टर्म्स कंडीशंस होगी, ये सारा पूरा रिस्क देख लो, कवर देख लो, क्या कवर कर रहे हो वो पूरा उसको समझ लेना चाहिए। रिस्क ज़्यादा है तो मत करो। ठीक है। दूसरा, द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। सारी जो भी सब चीज़ें उनके लिस्ट बना लो कि ये है, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, कुछ ऐसे है ही नहीं इसमें। ये लास्ट है कुछ देखो, अंडरराइटिंग में कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं लाइफ इंश्योरेंस को लेके, और ये बेसिकली डिराइव होते हैं आपके सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर दो पार्टीज आई हैं, एक तो इंश्योरर है, दूसरा इंश्योर्ड है। ठीक है। तो इसने ये बोला है कि बेसिकली दे आर फ्री टू डिसाइड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि हम किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, कैसे हम पैसा एक दूसरे को देंगे लेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी वो दे आर फ्री टू डिसाइड एज पर दिस सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है। दूसरा, कोई भी लॉ या कोई भी रेगुलेटर है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स ऑफ कवरेज वगैरह है ना वो सारी वो उसमें बाउंड नहीं कर सकता वो। फिर क्या होता है कि बेसिकली एक चीज़ ये भी होता है कि अगर कोई केस ऐसा हो गया कि इंश्योर्ड पर्सन ने कोई फ्रॉड कर दिया, कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसने इंश्योरेंस ले ली, या उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन उसने कर दी, जो भी हो गया, और अगर ये पॉलिसी उसने ले ली और वो पॉलिसी 3 साल तक चल गई ना, तो इंश्योरर को कुछ भी नहीं मिलने का, वो कोई उसको रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसमें यही बोला सेक्शन 45 में कि इंश्योरर इवन इन द केस ऑफ अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय द इंश्योर्ड कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी आफ्टर 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस। अगर इंश्योर्ड पर्सन ने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, इंश्योरर ने एक्सेप्ट कर लिए, इंश्योरेंस कर दी, और उस बात को 3 साल हो गए, और उसके बाद उसको समझ में आया कि उसने तो गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मैंने उसकी इंश्योरेंस कर दी, अब तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई साहब, अब ये जो पॉलिसी है ना, ये 3 साल हो गए, अब ये आपको लीगली बाउंड है, आपको जो पैसा अगर नुकसान होता है तो आपको भरना पड़ेगा उसका। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, लाइफ इंश्योरर जो भी है ना, जो भी अंडरराइट कर रहा है उसको ये देखना पड़ेगा कि पूरा ध्यान रख के जो भी वो अंडरराइटिंग करे उसकी, और मिनिमम एक्सेप्ट करे अनडिजायरेबल रिस्क का, कि मतलब कोई इंसान को कैंसर है तो उसकी इंश्योरेंस कैसे करोगे आप, आपको पता है वो मर ही जाएगा थोड़े दिनों बाद। ठीक है।
या किसी को और कोई क्रिटिकल बीमारी है कि हाँ उसको पता है कि थोड़े टाइम में डेथ हो ही जाएगी, तो इंश्योरेंस आप उसकी नहीं करोगे, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। दूसरा, अंडरराइटिंग के टाइम प्रपोजल वगैरह करो तो उसमें भी आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। बेसिकली आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करो, स्क्रूटनाइज करो, जो भी चीज़ें हैं सब उनको प्रॉपर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करके करो, रिस्क क्लासिफिकेशन करो, और वो भी बेसिकली इक्विटेबल हो। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के एक किडनी खराब है और एक इंसान ने 2 किडनी खराब, तो दोनों को सेम रिस्क नहीं हुआ ना, इसको कम रिस्क है, इसको ज़्यादा रिस्क है, तो उसके हिसाब से इसका प्रीमियम थोड़ा लेस होगा, इसका इन दोनों इसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, तो वो रिस्क क्लासिफिकेशन भी इक्विटेबल हो। ठीक है, तो ये हमने अंडरराइटिंग पढ़ा, कुछ अंडरराइटिंग है, कुछ चीज़ें, कुछ और भी इसकी बची हुई है थोड़ी सी, वो हम अगली क्लास में करेंगे, और वो क्लास भी जल्दी आएगी। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। LIC एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, और तैयारी कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर निकाल पाएंगे आप। अच्छे से मेहनत करिए, माता पिता की सेवा करिए, और लाइक करिए चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।